तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर करेंगे, विच हार्मोन शोज पॉजिटिव फीडबैक बिफोर ओवुलेशन। ठीक है, कि कौन सा हार्मोन जो वो पॉजिटिव फीडबैक देता है। देखो यहाँ पे आपको बताया कि ईस्ट्रोजन जो होता है ना, ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है। एलएच के साथ साथ ईस्ट्रोजन क्या करता है, ये ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन होता है क्या है, सेकेंडरी oocyte जब ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। जैसे ये ओवरी है, इसमें ये सेकेंडरी oocyte रप्चर होगा और यहाँ से, ठीक है, सेकेंडरी oocyte रप्चर होगा, यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुलेशन, इसको बोलते हैं ओवुलेशन। बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बचा रह जाता है। ठीक है, तो ये जो ओवुलेशन का प्रोसेस है ना, इसमें ईस्ट्रोजन हेल्पफुल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, कौन सा प्लांट हार्मोन ग्रुप है जो डोमिनेंट, जिसमें क्या होता है, डोमिनेंट गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, जिसका गैमेटोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट होता है। यानी ज़्यादातर उसमें हमें गैमेटोफाइट ही देखने को मिलेगा। उसकी डिफरेंट स्टेजेस में कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके डिफरेंट स्टेजेस में हमें ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा, गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो किस प्लांट ग्रुप में हमें ज़्यादातर गैमेटोफाइट देखने को मिलता है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है ज़्यादातर गैमेटोफाइट, या एंजियोस्पर्म में। अच्छा, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं नेकेड सीडेड होते हैं प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्म में ना, जिसमें सीड कवर होता है, तो इनमें देखने को मिलता है डोमिनेंट गैमेटोफाइट, या ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है, या टेरिडोफाइट्स में। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं और करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए आप लोग कि डोमिनेंट गैमेटोफाइट किस में होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, तो गैमेटोफाइट मतलब क्या है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो कंडीशन होती है प्लांट की। ठीक है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट क्या होता है कि मतलब ऐसी स्टेज जिसमें वो रिप्रोडक्शन करे, गैमेट बनाए और रिप्रोडक्शन करे। ठीक है, तो गैमेटोफाइट जो है ये हमें कब देखने को मिलेगा, ब्रायोफाइट में। ज़्यादातर ब्रायोफाइट जो होते हैं, ठीक है, उसमें डोमिनेंट गैमेटोफाइट की कंडीशन होती है ना। ये डोमिनेंट गैमेटोफाइट कंडीशन ज़्यादातर हमें ब्रायोफाइट में देखने को मिलती है। यानी ब्रायोफाइट में अक्सर जो इसकी ज़्यादातर, जैसे साल में 12 महीने हैं, तो साल में 8 महीने जो है इसमें डोमिनेंट गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा। इसकी गैमेटोफिटिक स्टेज होगी जिसमें गैमेट्स वगैरह बनाएगा ना। तो ब्रायोफाइट में डोमिनेंट गैमेटोफाइट कंडीशन देखने को मिलती है ना। प्लांट चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो प्लांट चैप्टर में, प्लांट किंगडम में आपको डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स के बारे में बताए थे। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये सारे प्लांट ग्रुप के बारे में आपको बताए थे ना। आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में हमारी सारी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उसको आप देख सकते हैं और वहाँ से आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्लास 11 की प्लेलिस्ट पे हमारा प्लांट किंगडम का लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसको आप देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ करेक्ट अबाउट मोनोकॉट सिस्टम ना। जल्दी से आंसर कीजिए कि कौन जो है इसमें, और अगर ये चीज़ें क्लियर हो रही हो, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ रही हो, तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ की, मोनोकॉट स्टेम की। मोनोकॉट स्टेम जो होती है, ठीक है, इसमें हमें कैसी कंडीशन देखने को मिलती है, क्या इसमें वैस्कुलर बंडल ओपन होते हैं ना। ऑप्शन ए दिया कि वैस्कुलर बंडल ओपन होते हैं, ऑप्शन बी है कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ऑप्शन सी है बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं ना, इसमें जो वैस्कुलर बंडल वो स्कैटर्ड अरेंजमेंट होती है। ये ऑप्शन डी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आपको बताना है मोनोकॉट स्टेमिन में से कौन सा 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वैस्कुलर बंडल वाला, कैम्बियम वाला, या बंडल स्कैटर्ड, या सेकेंडरी ग्रोथ ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप ध्यान दें तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11 की जो हमारी प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसमें हमने प्लांट एनाटॉमी के बारे में पूरा एक चैप्टर कवर किया था। ठीक है, उसकी डिफरेंट लेक्चर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो मोनोकॉट, डाइकोट और मोनोकॉट 2 तरह के प्लांट होते हैं। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम जो होती है उसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं बहुत ज़्यादा वेल अरेंज तो होते नहीं। ठीक है, और उसमें ग्रोथ वगैरह भी देखने को सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती। ठीक है, मोनोकॉट में जनरली सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलती है ना। तो वैस्कुलर बंडल इसमें क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं वैस्कुलर बंडल क्या है, क्लोज्ड है ना। कैम्बियम नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ, कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, याद रखिएगा कैम्बियम क्या कराता है, सेकेंडरी ग्रोथ ना। तो अगर कैम्बियम अपसेंट होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी और वैस्कुलर बंडल क्लोज टाइप का होगा। ठीक है, तो कैम्बियम पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें। मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता, मोनोकॉट में कैम्बियम
नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कैम्बियम पे ही डिपेंड करती हैं ना, यानी वेस्कुलर बंडल का ओपन होना ये भी कैम्बियम पे डिपेंड करता है, अगर कैम्बियम है तो वेस्कुलर बंडल ओपन होगा, ठीक है। कैम्बियम प्रेजेंट ना, और कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ ना, सेकेंडरी ग्रोथ यानी जो गर्थ बढ़ती है, आपने देखा है कि ट्रीज़ वगैरह जो होते हैं बहुत मोटे मोटे उनके तने होते हैं, ठीक है, उनके जो स्टेम्स होते हैं ट्रीज़ के बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है स्टेम की हमें देखने को मिलती है कैम्बियम की वजह से, ड्यू टू कैम्बियम। आपको करेक्ट बताना है कि इसमें करेक्ट क्या है। देखो वेस्कुलर बंडल ओपन नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट, ठीक है। कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट। बंडल्स स्कैटर्ड, ये सही हो सकता है, मोनोकॉट में बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल क्या होंगे, स्कैटर्ड, इधर उधर बिखरे होते हैं, कोई वेल अरेंजमेंट, ठीक है, वेल अरेंज नहीं होते, उनकी कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती वेस्कुलर बंडल की, तो बंडल स्कैटर्ड होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ अपसेंट, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ भी हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा कि मोनोकॉट सिस्टम में क्या होता है, बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं इधर उधर, जैसे ये बनाया, तो इसमें बंडल्स जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो स्कैटर्ड होंगे अलग अलग जगह, उनकी कोई अरेंजमेंट नहीं होगी। जबकि डाइकोट सिस्टम में क्या होता है, रिंग अरेंजमेंट, ठीक है, रिंग अरेंजमेंट होती है वहाँ पे, डाइकोट सिस्टम में रिंग अरेंजमेंट होती है, लेकिन मोनोकॉट में बंडल स्कैटर्ड होते हैं, उनकी कोई अरेंजमेंट नहीं होती ना। वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, तो मोनोकॉट में जाइलम और फ्लोएम जो होती है स्कैटर्ड होते हैं ना, इनकी कोई खास अरेंजमेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें बताया गया विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनल, कौन सा सेल ऑर्गेनल है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, RER करता है, SCR करता है, लाइसोसोम करता है, गोल्जी बॉडी करता है। तो ये आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी पॉइजन सब्सटेंस को जो है एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको डिटॉक्सीफाई कर देगा, ठीक है, तो या न्यूट्रल कर देगा ना। तो कौन सा सेल ऑर्गेनल वो पॉइजन सब्सटेंस को न्यूट्रल करता है। तो जब हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो में सेल ऑर्गेनल्स में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल है वो जो है क्या करता है, डिटॉक्सीफाई कर देता है चीज़ों को, ठीक है, उनके जो नेचर होता है उसको डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है, ठीक है। तो पॉइजन सब्सटेंस को एक तरह से न्यूट्रल कर देता है, फिर वो पॉइजन सब्सटेंस असर नहीं करेगा ना। तो जैसे दवाई वगैरह के साथ अक्सर होता है ना, जो लोग जैसे हम लोग दवाई वगैरह खाते हैं तो जनरली दवाई हम लोग को साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि हमारे जो लिवर में एक पर्टिकुलर जो सेल में एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल है वो बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से क्या होता है कि दवाओं का साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है ना। तो लिवर की सेल्स में कौन सा सेल ऑर्गेनल बहुत ज़्यादा होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। सेल में देखो एक हिंट आपको यहाँ पे मिल गई है कि लिवर के सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनल बहुत ज़्यादा होता है, ये उस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि दवाओं का, ड्रग्स वगैरह का डिटॉक्सिफिकेशन या पॉइजन का डिटॉक्सिफिकेशन लिवर में ही होता है ना। लिवर क्या करता है, पॉइजन्स वगैरह का, ड्रग्स वगैरह का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसको न्यूट्रल करता है, उसके साइड इफेक्ट को खत्म करता है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है उसमें कौन सा एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप इसका आंसर देखें, RER दिया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, इस पर राइबोसोम्स होते हैं इसलिए इसको रफ कहते हैं। SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर राइबोसोम नहीं होते। लाइसोसोम और गोल्जी, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन बी यहाँ पे सही जाएगा ना। SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, ठीक है, लिवर सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होता है और ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स को ख़त्म करने का काम करता है एक तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना अबाउट मियोसिस 2, मियोसिस 2 के बारे में क्या चीज़ इनकरेक्ट है, क्या चीज़ सही नहीं दी हुई है। ऑप्शन ए इक्वेशनल डिवीजन, ऑप्शन बी सिस्टर क्रोमैटिड। एक बार आपके कमेंट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहती है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपनी क्वेरी या डाउट पूछ सकते हैं, और इसका साथ साथ में आप लोग सही आंसर करते रहा कीजिए कि सही आंसर क्या होगा चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग देख बात करते हैं मियोसिस 2 की ना, तो मियोसिस 2 में इक्वेशनल, सिस्टर क्रोमैटिड, क्रोमोसोम नंबर, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है, ऑप्शन बी दिया सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, ऑप्शन दिया क्रोमोसोम नंबर रेड्यूसेस, ऑप्शन डी दिया है सिमिलर टू माइटोसिस ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। मियोसिस 2 में ऐसे कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है जो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा, आप लोग ध्यान दें, अगर इनकरेक्ट ना, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मियोसिस 2 में नहीं होती ये आपको बताना है, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मियोसिस 2 में नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन ए देखें, देखो दो हमारे पास डिवीज़न है, मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस जो होता है वो इक्वेशनल डिवीज़न होता है, उसमें जितने क्रोमोसोम पहले होते हैं सेल्स में, सेल डिवीज़न के बाद भी उतने ही क्रोमोसोम रहेंगे ना। जैसे 46 क्रोमोसोम है सेल में, तो सेल जब डिवाइड करेगी, एक सेल से दो सेल बनेगी, तो वहाँ पे 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे ना। और मियोसिस जो होता है ये रिडक्शनल डिवीज़न होता है
यानी मियोसिस की, अच्छा मियोसिस में भी 2 स्टेजेस होती है। तो मियोसिस 1 जो होता है ना वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, उसमें क्रोमोसोम के नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है। और मियोसिस 2 में क्रोमोसोम के नंबर कम नहीं होते, मियोसिस 2 माइटोसिस के जैसा ही होता है, ठीक है। तो मियोसिस 2 क्या होता है, माइटोसिस के जैसा होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहते हैं। फिर लिखा है सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, तो क्या मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं? और ऑप्शन सी दिया क्रोमोसोम नंबर रेड्यूसेस, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर रेड्यूस होता है। अच्छा ये चीज़ तो नहीं होती ना, अभी आपने आपको बताया कि क्रोमोसोम नंबर रेड्यूस नहीं होते, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। मियोसिस 2 में ये माइटोसिस के जैसा ही होता है मियोसिस 2, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम रहते हैं, रेड्यूस नहीं होंगे। तो ये तो इनकरेक्ट बात दी है, ये ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, मियोसिस 2 में भी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगी, एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। सिमिलर टू माइटोसिस, माइटोसिस के सिमिलर होता है, ये भी बात सही है। इक्वेशनल डिवीजन है, सिस्टर क्रोमेटिड एनाफेज में सेपरेट होंगी और माइटोसिस के सिमिलर होता है। क्रोमोसोम नंबर इसमें रेड्यूस नहीं होते, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ना इसमें से कौन सी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। यानी जो फिजिकल कॉन्टैक्ट वगैरह से ना, मीटिंग वगैरह से जो नहीं फैलती, मेल फीमेल की मीटिंग से कौन सी डिसीज नहीं फैलेगी। 4 ऑप्शन दिए, सिफिलिस दिया, एड्स दिया, गोनोरिया दिया और टाइफाइड, ठीक है। ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी गोनोरिया, ऑप्शन टाइफाइड, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, कौन सी ऐसी डिसीज है जो मीटिंग से या कॉपुलेशन से नहीं फैलती, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सी डिसीज है? जल्दी से इसका आप लोग आंसर कीजिए, 1 मिनट बस। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट करके बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। कौन सी डिसीज़ जो है वो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज नहीं है ना। तो यहाँ पे एड्स तो होती है, गोनोरिया भी होती है, सिफिलिस भी होती है, टाइफाइड, टाइफाइड सेक्सुअल ट्रांसमिशन से नहीं फैलती, तो फिजिकल कांटेक्ट या मीटिंग से नहीं फैलती है टाइफाइड, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। टाइफाइड जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है, ठीक है। ये जो है कंटेमिनेशन से फैलती है, ठीक है, लेकिन सेक्सुअल ट्रांसमिशन यानी फिजिकल जो हमारा मीटिंग या कॉपुलेशन होता है उससे नहीं फैलती, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच सेल स्टेज हैज़ मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ना मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कब होती है ना, किस स्टेज में होती है। तो ये आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है ना, मेटाबॉलिज्म, जैसे एटीपी का प्रोडक्शन, प्रोटीन का फॉर्मेशन, तो ये सब जितनी भी चीज़ें सेल के अंदर हो रही हैं, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा किस फेज़ में होती हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, सबसे ज़्यादा ये किस फेज़ में होंगी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कब होगी भाई, डेवलपमेंट जब सेल की होगी ना, तो तभी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। यानी एक तरह से जब सेल की ग्रोथ होगी उस टाइम पे क्या होगी, सेल की ग्रोथ जब होगी उसकी साइज इंक्रीज होगी, ठीक है, डिवीज़न की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जब सेल की ग्रोथ होगी तो उसमें ही क्या होगा। देखो हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरफेस और सेल डिवीज़न, दो सेल साइकिल में 2 स्टेजेस होती है, एक होता है इंटरफेस और एक होता है सेल डिवीज़न, ठीक है। इंटरफेस जो होता है उसमें सेल की ग्रोथ होती है, और जो होता है सेल डिवीज़न या एम फेज जिसको बोलते हैं, माइटोसिस या म्यूसिस, तो उसमें सेल डिवाइड करती है, ठीक है। तो इंटरफेस और सेल डिवीज़न ये 2 स्टेजेस हैं। तो यहाँ पे इंटरफेज में आप देखते हैं यहाँ पे G1S और G2 3 स्टेजेस होती हैं, G1S और G2 इंटरफेज में होती है, गैप 1S और गैप 2 ना, या ग्रोथ 1S और सिंथेसिस और ग्रोथ 2 भी कहते हैं, ठीक है। ये गैप 1 है, ये सिंथेसिस है, गैप 2 है, फिर एमफेज माइटोसिस या म्योसिस होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो होता है आपको कहाँ देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से आप आंसर कीजिए
कि मैक्सिमम जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी वो किस स्टेज में होती है। ठीक है, ये आप लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए जीवन। ठीक है, जीवन स्टेज, गैप वन भी इसको बोलते हैं, ग्रोथ वन भी कह सकते हैं। तो ये जीवन स्टेज जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, जीवन स्टेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन हमारा सेल साइकिल चैप्टर का है ना, ये क्वेश्चन किसका है? सेल साइकिल चैप्टर का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डाइकोट रूट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इन डाइकोट रूट वैस्कुलर बंडल्स, डाइकोट रूट में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? कंजॉइंट होते हैं, रेडियल होते हैं, कोलेट्रल या बाइकोलेट्रल। जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि वैस्कुलर डाइकोट रूट में वैस्कुलर बंडल किस तरह के होते हैं। ठीक है, उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है? कंजॉइंट होते हैं। ठीक है, जाइलम, वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम कंजॉइंट है यानी साइड बाई साइड है, या रेडियल है, ठीक है, या कोलेट्रल है या बाइकोलेट्रल है, किस तरह से अरेंज है डाइकोट रूट में। ठीक है, तो डाइकोट रूट में हमें वैस्कुलर बंडल कैसे देखने को मिलते हैं ये आपको आंसर करके बताना है। ठीक, और इसका आंसर क्या होगा? अगर आप ध्यान दें तो ऑप्शन बी रेडियल ना। डाइकोट रूट में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? रेडियल होते हैं, इनकी रेडियल अरेंजमेंट होती है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल है ये ना, लेकिन इसको आप याद रखेंगे कि ये रेडियल होता है वैस्कुलर बंडल ना। जाइलम कम डिस्टेंस पे होगा और फ्लोएम ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, इस तरह से हो सकता है। सॉरी, ये क्या है, जैसे यहाँ पे है ना, तो रूट है ना, तो रूट में तो बाहर की तरफ होता है जाइलम, तो जाइलम ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा और फ्लोएम कम डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो बाहर की लेयर होगी वो रूट किसकी होगी? जाइलम की। इसी को बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट, कि बाहर क्या है? जाइलम है और अंदर क्या है? फ्लोएम है, अंदर के साइड फ्लोएम है। ठीक है, फ्लोएम को ऐसे ऐसे बना देते हैं, लंबा लंबा ये चीज़, बाहर के साइड जाइलम और अंदर के साइड क्या है? फ्लोएम, इस तरह से। तो ये रेडियल अरेंजमेंट हो गई ना, अलग अलग रेडियस पे दोनों लेयर हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम की। तो डाइकोट रूट में हमें रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में कमेंट करके यहाँ पे बताइए कि मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट में एक डिफरेंस आप लोग लिख दीजिए जो आसानी समझ में आ जाए ना। या हम आपको बता दें और थोड़ा हिंट दे दें कि लीफ में दोनों क्या डिफरेंस होता है। मोनोकोट और डाइकोट रूट जो प्लांट्स होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट प्लांट, तो इनकी लीफ में क्या डिफरेंस होता है ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, ये आपसे पूछा कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? पेरीसाइकिल, लेटरल रूट। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है कहाँ से आए हुए हैं? अगर आप ध्यान दें तो प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट की एनाटॉमी वगैरह से आए हुए हैं ना, तो इस पर भी आप फोकस कीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेरीसाइकिल, लेटरल रूट, एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप, जाइलम फूड ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम शुगर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन इनकरेक्टली मैच है, यानी किसका जो है फंक्शन सही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, किस चीज़ का फंक्शन जो है या प्रेजेंस उसकी जो है पोजीशन वो सही नहीं दी है। पेरीसाइकिल लेटरल रूट बनाता है, एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाता है, जाइलम फूड ट्रांसपोर्ट करता है या फ्लोएम शुगर ट्रांसपोर्ट करता है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आप लोग ध्यान दें इसमें, तो जाइलम फूड ट्रांसपोर्ट नहीं करता। ठीक है, पेरिसाइकिल लेटरल रूट बनाते हैं, ये बात सही है, पेरिसाइकिल लेटरल रूट बनाएगा। एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाती है, ये बात सही है, कैस्पेरियन स्ट्रिप किससे बनती है? एंडोडर्मिस से बनती है। शुगर ट्रांसपोर्ट फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम जो है वो शुगर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, फूड ट्रांसपोर्ट में एक तरह से हेल्प कर रहा है। जाइलम फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं करता, जाइलम किसका करता है? वाटर का करता है। ठीक है, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है ना, तो ये ऑप्शन जो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जाइलम किसका कर रहा है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इनकरेक्ट जाएगा ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। जाइलम फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं करता बल्कि वाटर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स गाइड्स पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम कौन करता है? बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप ध्यान दें तो ये आपको बताए थे, एग अपरेटस बताए थे। ठीक है, उसमें आपको बताया गया था कि वहाँ पे सिनर्जिस्ट जो होते हैं ना, सिनर्जिस्ट होते हैं। ठीक है, और फिलीफॉर्म। ठीक है, वहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस भी होता है और सिनर्जिस्ट होते हैं ना। तो सिनर्जिट्स जो होते हैं बेसिकली एग सेल है, सिनर्जिट्स, एंटीपोडल, पोलर सारी चीज़ें एम्ब्रियो सैक में होती हैं। तो एग अपरेटस की अगर बात करें तो उसमें एग सेल और सिनर्जिट होता है, और सिनर्जिट जो है वो एक्स पोलन ट्यूब को गाइड करता है, एक्स सेल तक पहुंचने में हेल्प करता है। ठीक है, तो पोलन ट्यूब को एक्स सेल तक पहुंचने में सिनर्जिट्स और फिलीफॉर्म अपरेटस भी होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिनर्जिट दिया हुआ है, सिनर्जिट सही ऑप्शन होगा ना। एक्स सेल तो जाइगोट बनाएगी। ठीक है, एक्स सेल फर्टिलाइजेशन करती है, सिनर्जिट पोलन ट्यूब को हेल्प करता है कि वो एक्स सेल तक पहुँचे। एंटीपोडल सेल होती है। ठीक है, और पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म बनाते हैं ना, तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हो। ठीक है, हो रही हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस ना, कौन सा जो है वो हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, लाइकोपोडियम, इकोसिडम, सिलेजिनेला, फिनेरिया, इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, कौन सा ऐसा प्लांट है जो हेट्रोस्पोरस है? लाइकोपोडियम है, इक्विसिटम है, सिलेजिनेला है या
फ्यूनेरिया है। ठीक है, ये जल्दी जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दें ना, लाइकोपोडियम दिया, इक्विसिटम, लेजनल और फ्यूनेरिया। ठीक, इसका क्या ऑप्शन होगा? आई होप आपने करेक्ट आंसर यहाँ पे किया होगा। ठीक है, अगर इसका आप लोग आंसर देखें तो यहाँ पे सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस पूछा है ना, हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट साइज के स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनेंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर किस पे बनते हैं? सिलेजिनेला में बनते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा है प्लांट किंगडम, जब आप पढ़ा रहे थे उसमें बताया था कि सिलेजिनेला जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है? माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, सिलेजिनेला आपका टेरिडोफाइट में आएगा ना, और ये माइक्रोस्पोर मेगास्पोर दोनों बनाता है। ठीक है, हेट्रोस्पोरस है। ठीक, होमोस्पोरस भी कंडीशन होती है। होमोस्पोरस में क्या होता है? वहाँ पे सिंगल साइज के स्पोर बनते हैं ना। हेट्रोस्पोरस हमें सिलेजिनेला में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनिशिएट इनहिबिट ग्रोथ? ग्रोथ को रोकने का काम कौन कर रहा है? ग्रोथ को रोक कौन रहा है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या एबीए? एबीए। तो कौन सा इसमें से जो एक ऑप्शन है वो ग्रोथ को रोकने का काम करेगा, इनहिबिट करेगा? ठीक है, ग्रोथ को रोकने का काम कौन करता है ये आपको कमेंट करके बताना है। 4 प्लांट हार्मोन दिए हैं। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन में अगर ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन तो डेवलपमेंट कराता है सूट और रूट की। ठीक है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन भी एक तरह से शूट और रूट की डेवलपमेंट कराता है। जिब्रेलिन स्टेम बोल्टिंग कराता है। ए बी ए एब्सिसिक एसिड जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हो सकता है एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ऑप्शन एब्सिसिक एसिड क्या करता है? तो सिलेसेंस करता है ना, यानी पत्ती वगैरह झड़ने में मदद करता है। ए बी ए क्या करता है? क्योंकि जब पेड़ ओल्ड हो जाता है, ठीक है, तो या उसकी लीफ फॉलिंग का टाइम आता है तो लीफ फॉलिंग में हेल्प करता है ए बी एब्सिसिक एसिड। तो ये ग्रोथ नहीं कराता है, ये क्या कराता है? ये तो सिनेसेंस कराता है। ठीक है, यानी डिस्ट्रॉय करता है, ग्रोथ नहीं करता। ऑक्सिन ग्रोथ करता है ना, रूट और शूट की। जिब्रेलिन ये स्टेम बोल्टिंग, शुगर केन वगैरह बहुत लंबे नहीं होते हैं। ठीक है, तो शुगर केन में स्टेम बोल्टिंग उसको बोलते हैं, तो वो जिब्रेलिन कराता है। साइटोकाइनिन जो होता है ये सेल डिवीजन कराता है, ये भी एक तरह से ग्रोथ ही करा रहा है। लेकिन एबीए जो होता है ना, ये ग्रोथ नहीं कराता है, ये ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एब्सिसिक एसिड। एबीए का फुल फॉर्म एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, 5 मिनट का यहाँ पे हम लोग ब्रेक लेते हैं इसमें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 21 क्वेश्चन नंबर, और इसमें क्या दिया, विच स्टेज शोज टर्मिनाइजेशन ऑफ कैसमेटा ना, किसी स्टेज में क्या होता है, कैसमेटा का टर्मिनाइजेशन होता है, यानी कैसमेटा जो है वो ख़त्म हो जाता है ना। ये आपको कमेंट करके बताना है कौन सी स्टेज जो है इसमें से, इसमें कैसमेटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस या ज़ाइगोटीन, किसी स्टेज में कैसमेटा, कैसमेटा क्या होता है, अगर कैसमेटा आप लोग ध्यान दें तो आपको बताया था कैसमेटा क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो उनके लिम्फ्स जो हैं एक दूसरे से बाइंड करते हैं, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर से पहले क्या होता है, लिम्फ्स बाइंड करते हैं और कैसमेटा बना लेते हैं, ठीक है। जब ये सेपरेट होने लगते हैं ना तो ये ऐसे बाइंड रहते हैं, तो इनके लिम्स जो हैं क्रोमोसोम्स के, जब ये क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं तो ये लिम्स बाइंड रहते हैं, इसको हम बोलते हैं कैसमेटा, ठीक है। तो ये किस स्टेज में जो है कैसमेटा खत्म होता है, ये मतलब लिम्स जो है सेपरेट हो जाएंगे, इनका कैसमेटा खत्म हो जाएगा, यानी लिम्स का सेपरेशन हो जाएगा। कौन सी स्टेज होती है उसमें, क्रोमोसोम्स के जो लिम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमेटिड्स होते हैं, इनका सेपरेशन होता है, ये पूछा बेसिकली। पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस और जाइगोटीन, तो ये सारे स्टेजेस क्या, मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की स्टेजेस दी हुई हैं, इसमें किसमें कैसमेटा जो टर्मिनाइज होता है, ये आपको बताना है, आंसर करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। पैकेटीन होगा, डिप्लोटीन होगा, डायकाइनेसिस या जाइगोटीन। देखिए आपको ट्रिक तो पता ही है, प्रोफेज 1 की लेजी पढ़ दिया, ठीक है, उससे आप याद रखेंगे। लेप्टोटीन पहले होती है, फिर जाइगोटीन होती है, फिर पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन और फिर डायकाइनेसिस। और पूछा यहाँ पे कैसमेटा का टर्मिनाइजेशन खत्म कब हो रहा है ये ना, तो ये क्या, इसका आंसर क्या होगा, डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में कैसमेटा खत्म हो जाता है, ठीक है, टर्मिनाइज हो जाता है। बनता कब है, तो बनेगा ये कब, बनेगा ये पैकेटीन में, ठीक है, और ख़त्म कब होगा, डायकाइनेसिस में इसका टर्मिनाइज हो जाता है, कैसमेटा खत्म हो जाता है, ठीक है, यानी ये दोनों लिम्स सेपरेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन एक्रोसोम, एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, और सेकंड चैप्टर का है, क्लास 12 के सेकंड चैप्टर का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, कि कौन सा एंजाइम जो है ये एक्रोसोम में होता है। एमाइलेज होता है, पेप्सिन होता है, ऑप्शन सी हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है, ये ऑप्शन डी ट्रिप्सिन होता है। एमाइलेज, पेप्सिन, हाइलुरोनिडेज या ट्रिप्सिन, कौन सा एंजाइम जो है ये इसमें होता है एक्रोसोम में। एक्रोसोम क्या होता है, जो कोई स्पर्म का जो हेड होता है, तो स्पर्म के हेड में ना इस तरह से गोल्जी अपरेटस यहाँ पे होते हैं, ठीक है, और ये एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। तो स्पर्म के हेड के जो गोल्जी अपरेटस होते हैं वो एक्रोसोम में असल में मॉडिफाइड हो जाते हैं, और ये एक्रोसोम जो होता है कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज़ करता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो ओवा है तो उसकी ओवा की वॉल ना रप्चर हो जाएगी, ओवा की जोना पेलुसिडा जो लेयर होती है ना, मेम्ब्रेन जो होती है ओवा की, यानी एक्स सेल की या ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है जोना पेलुसिडा, उसको ये काटने का काम करता है एक्रोसोम, ठीक है। और ये एक्रोसोम जो है ये इसमें गोल्जी अपरेटस बहुत हाई अमाउंट में होते हैं, और ये कौन सा एंजाइम बनाते हैं, अगर आप ध्यान दें तो ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम ना, क्लास 12 जब आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है, चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें आपको बताए थे कि हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो होता है ना, ये इसको कट करने का काम करता है एक्सेल को, ठीक है। तो जोना पेलुसिडा इसमें लेयर को कट करने का काम करेगा, हाइलुरोनिडेज एंजाइम निकलता कहाँ से, एक्रोसोम से, तो एक्रोसोम में ये एंजाइम फिल होता है हाइलुरोनिडेज, ठीक है, और ये एग में ओवम की जोना पेलुसिडा लेयर को कट करने का काम करता है, रप्चर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आईओडी रिलीज हार्मोन, ठीक है। अच्छा ये कब हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जब एग सेल से जो है स्पर्म जाता है एग सेल के पास, इसको फर्टिलाइज करना होता है, तब ये पूरा प्रोसेस होता है। आईओडी कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो होती हैं जनरली कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती हैं, आपको बताना है, ठीक है। और इसमें से कौन सी, अच्छा इसमें ये भी बताना है ना हार्मोन वाली कौन सी है, ठीक है, कौन सी आईओडी हार्मोन वाली है, कॉपर टी है, मल्टी लोड है, LNG20 या लिपस लोब, ठीक है, कौन सी हार्मोन वाली आईओडी है ना। तो ये जब चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको पढ़ा रहते हैं, ठीक है, तो उसमें बताया था जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज होती हैं ना, चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में बताए थे कि ये हार्मोन रिलीज़ करती हैं, कुछ ऐसी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं जो हार्मोन रिलीज़ करती हैं और स्पर्म को किल करने का काम करती हैं, ठीक है। तो कौन सी थी वो, हमारी कौन सी थी, कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी जो थी ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है और ये हार्मोन रिलीज़ करती है, यानी कॉपर आयन रिलीज़ करती है। एक मिनट हार्मोन पूछा ना यहाँ पे, कॉपर टी कॉपर रिलीज़ करेगी, कॉपर आयन ना, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी ना, यहाँ पे हार्मोन वाली पूछा है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, हार्मोन वाली कौन सी है ना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, हार्मोन वाली पूछ दिया, ठीक है।
तो हार्मोन वाली होती है आपकी LNG-20, ये होती है हार्मोन वाली, ठीक है। तो ये हार्मोन रिलीज़ करती है LNG-20 और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करती है, ठीक है। तो LNG-20 जो असल में ये हार्मोन रिलीज़ करती है और ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। लिविंग कौन सा मैकेनिकल टिश्यू है, ये आपको आंसर करके बताना है। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कौन सा टिश्यू है जो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। यानी जो एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है ना। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू का मतलब क्या है, जो प्लांट सेल को या प्लांट स्ट्रक्चर को, प्लांट को क्या कर रहा है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो कौन सा वो टिश्यू है जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है, जाइलम है या फाइबर है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम या फाइबर, कौन है जो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू क्या है, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, या कोलन का। एक मिनट लिविंग बोला है ना, स्क्लेरेनकाइमा तो डेड होता है, लिविंग पूछा है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है ना। आपने प्लांट टिश्यू पढ़े हैं, तो प्लांट टिश्यू में दो तरह के टिश्यू पढ़े, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट में भी 2 टाइप पढ़े हुए हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में 3 टाइप होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये सीड कोट में होता है, ठीक है, जो खोल होते हैं बीज के, ठीक है, जैसे अखरोट वगैरह के खोल जो होते हैं, कवर होते हैं, तो उनमें ये स्क्लेरेनकाइमा, ये नारियल का खोल हो गया, ठीक है, तो उसमें स्क्लेरेनकाइमा होता है, बड़ा हार्ड होता है और डेड इसकी सेल्स होती हैं। कोलेनकाइमा जो है किस में होता है, ये स्टेम्स वगैरह डंडियों में होता है, या स्टेम्स में, लीव्स के पेटियोल वगैरह में कोलेनकाइमा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, और लिविंग होता है ये, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है टिश्यू को, और ये क्या है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। जाइलम वेस्कुलर बंडल बनाता है, ठीक है, जाइलम तो वेस्कुलर बंडल है, ये अलग चीज़ हो गई। इसमें इसमें लिविंग डेड दोनों तरह के सेल्स होते हैं। फाइबर, ठीक है, फाइबर ये डेड सेल्स होगी। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बोला है तो कोलेनकाइमा, यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ठीक है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन एटीपी। एटीपी सिंथेसिस किससे होता है, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस कौन करता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो एटीपी सिंथेसिस जो होता है ये किस लेयर से होता है, जल्दी से इसका आंसर करके आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको करना है कि एटीपी सिंथेसिस जो है ये किस लेयर से होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसका आंसर कीजिए जल्दी से। तो एटीपी सिंथेसिस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंट लेयर्स होती हैं ना, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, मैट्रिक्स होती है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, ठीक है। तो एटीपी सिंथेसिस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ये कौन करता है, इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन पे इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, F1 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये F1 पार्टिकल जो होते हैं ये एटीपी सिंथेसिस का काम करते हैं। तो F1 पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं और ये एटीपी सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम बना के भी आपको एक्सप्लेन किया था जब सेल्स ऑर्गेनल वाले चैप्टर पढ़ा रहे थे, ठीक है, वहाँ पे डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन किया गया था ना, कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उस पर क्या होते हैं, F1 पार्टिकल होते हैं एंटीना के जैसे, ठीक है, इस तरह से F1 पार्टिकल होते हैं और इस पर क्या होती है, ये एटीपी सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्पर्म। स्पर्म के बारे में क्या चीज़ इनकरेक्ट है, आपको आंसर करके बताना है। हेड में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये सही होगा, या बी मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या ये सही है, इनकरेक्ट बताना है ना, इनकरेक्ट, रॉन्ग क्या है, रॉन्ग बताना है, ठीक है। टेल प्रोवाइड एनर्जी, टेल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये रॉन्ग है, या एक्रोसोम हैज एंजाइम, एक्रोसोम में एंजाइम होती है, ये रॉन्ग है। देखो स्पर्म की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस होता है, ये बात तो सही है, आपको इनकरेक्ट बताना है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये भी बात सही है। टेल से एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, मूवमेंट करता है। टेल क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है, एनर्जी कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, टेल तो मूवमेंट करा रहा है, ठीक है। एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं, नहीं, एंजाइम सॉरी एक्रोसोम में एंजाइम होती है, ये बात सही है ना, एक्रोसोम में एंजाइम होता है, अभी बताया था, हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी भी सही है। इनकरेक्ट कौन सा है, सी वाला इनकरेक्ट है ना, इसमें इनकरेक्ट पूछा था, तो सी वाला यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट जो है हमारे पास, विच प्रोसेस रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर। कौन सा प्रोसेस क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करता है, अभी इसका आंसर आपको बताया था,
माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम नंबर रेड्यूस नहीं होते। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर रेड्यूस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मियोसिस 1 मियोसिस 2 देख के कन्फ्यूज़ किया हुआ है ना कि किसमें क्रोमोसोम नंबर रेड्यूस होंगे, मियोसिस 1 में होंगे या मियोसिस 2 में। ठीक है, अभी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे आपको बताया कि मियोसिस 2 जो होता है वो तो माइटोसिस की तरह ही होता है। तो मियोसिस 1 मियोसिस 2 और माइटोसिस ये तो सिमिलर होते हैं। साइटोकाइनेसिस का क्रोमोसोम नंबर से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, तो सेल डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा मियोसिस 1। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम नंबर रेड्यूस होते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन सा सेल ऑर्गेनल है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बनाता। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, यानी मेम्ब्रेन से लिंक्ड होते हैं ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब मेम्ब्रेन से लिंक होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये मेम्ब्रेन से लिंक नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन से लिंक नहीं होता है। विच फेज इन्वॉल्व डीएनए एप्लीकेशन, डीएनए एप्लीकेशन में कौन हेल्प करता है। ठीक है, डीएनए एप्लीकेशन में कौन हेल्प करता है, G1, S, G2 या M। ठीक है, तो डीएनए एप्लीकेशन किस में होगा। ठीक है, सेल डिवीजन नहीं पूछ रहा है, डीएनए एप्लीकेशन यानी डीएनए की ग्रोथ, डीएनए क्योंकि सेल जब डिवाइड होनी है, ठीक है, सेल एक सेल है तो अब ये डिवाइड होगी, 2 सेल बनाएगी या 4 सेल बनाएगी। तो ये सेल जब डिवाइड होगी और नई सेल्स बनाएगी तो इसमें डीएनए का भी तो डिवीज़न जरूरी है ना। इसमें क्या ज़रूरी है, डीएनए का डिवीज़न होना जरूरी है, डिवाइड होना जरूरी है। तो इसका डीएनए जब डिवाइड होगा 2 अलग अलग सेल्स में डीएनए आएगा। ठीक है, तो सेल्स डीएनए का बढ़ना जरूरी है, इस सेल में क्या होना, डीएनए का बढ़ना जरूरी है ताकि ये इक्वल अमाउंट में डीएनए दोनों सेल में जा पाए। ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होना जरूरी है। तो ये कब होता है, एस फेज में, एस को हम लोग सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, सिंथेसिस या एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विच प्लांट हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस में जो हार्मोन सिक्रीट होता है जब, यानी प्लांट जब स्ट्रेस की कंडीशन में होगा तो उसमें कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा। ठीक है, जब प्लांट स्ट्रेस की कंडीशन में होगा तो एब्सिसिक एसिड बनता है। ठीक है, और ये लीफ फॉल वगैरह करा देता है, प्लांट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ा, पानी कमी है और बहुत सी प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होगा, एब्सिसिक एसिड ये हार्मोन रिलीज होगा और ये प्लांट को एक तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा क्योंकि प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है। तो ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन एब्सिसिक एसिड है, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। आई होप आपने इसका आंसर अच्छे से दिया होगा, नीचे इसमें आंसर की भी दी हुई है पूरे में। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर की दे रखी है ना, तो इसका आप लोग आंसर की देखिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे, एक मिनट, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने इसका आंसर अच्छे से किया होगा और इसमें आंसर की यहाँ पे आपको दी हुई है और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल जय सर बायोलॉजी क्लासेस नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे मिल जाएगी। और जो भी कुछ इसके रिगार्डिंग आपकी क्वेरी या डाउट रहता है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमसे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आपकी आपको ईजी रहे वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।